प्रेत अक्सर मरते थे और यह असामान्य नहीं था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एक कमज़ोर प्रेत एक मजबूत प्रेत के बगल में होता था जो एक शक्तिशाली राक्षस से लड़ रहा होता था। ऐसा समय समय पर होता था और ऐसा एडम के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने स्टील नाइट से युद्ध किया तो स्टील नाइट द्वारा अपनी क्षमता से उत्पन्न भूकंप में कई फैंटम मर गए। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, फिर वह बर्फ के क्रिस्टल में फंसे हुए प्रेत के करीब रहने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि इस बार मामला बिल्कुल अलग था। नहीं, अगर मैंने तीसरी विशेषता का उपयोग नहीं किया होता तो भेड़िए में इतनी ऊर्जा नहीं होती। ये केवल मेरी वजह से है कि यह लेजर इतना शक्तिशाली है। एडम ने पीला चेहरा बनाकर मन ही मन बुदबुदाया। एडम, शांत हो जाओ। हताहत होना अपरिहार्य है, तुम्हें ये समझना चाहिए, सिल्वाना ने शांतिपूर्वक कहा, उसे सहज करने की कोशिश करते हुए। चुप रहो, ये पीड़ित नहीं है, ये वस्तुतः हत्या है, बस मेरे हाथों से नहीं, एडम ने कठोरता से गुर्राहट के साथ कहा। सिल्वाना कुछ देर के लिए अचंभित रह गई। एडम ने पहले कभी उस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन सिल्वाना बुरा मानने वाली नहीं थी। इससे सिर्फ ये पता चलता था कि स्थिति गंभीर होने वाली थी। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ये जानते हो और साथ ही यह भी जानते हो कि तुम अतीत को नहीं बदल सकते। तुम केवल वर्तमान को प्रभावित कर सकते हो और तुम्हें वह करना ही होगा। तुम एक प्रेत हो, इसलिए काम पर लग जाओ और राक्षस को मार डालो इससे पहले कि और अधिक शिकार हों, सिल्वाना ने आक्रामक रूप से कहा, जिससे एडम में एक शक्तिशाली ज्वाला प्रज्वलित हो गई। एडम का चेहरा सामान्य हो गया और कांपना बंद हो गया। ये वही था जो उसे अभी सुनने की जरूरत थी। हाँ, तुम सही हो। एडम ने सिर हिलाया, सुई को बुलाया, दूसरी पकड़ ली। फैंटम का काम राक्षसों से बचाव करना नहीं है, बल्कि उन्हें मारना है, खतरे को खत्म करना है। फिर बिना किसी और हलचल के एडम आगे बढ़ा और एजोर वुल्फ से टकराया, जिसके तीखे पंजे उसकी सुई पर आ गिरे, लेकिन एडम ने आसानी से हमले को रोक दिया। उसके नीचे की बर्फ टूट गई, उसकी आंखों के सामने बर्फ के थक्के उड़ने लगे, जबकि उसने अपनी नज़र से डरावने एजोर वुल्फ को भेद दिया। राक्षस एडम से कई गुना बड़ा था, लेकिन उसकी ताकत एडम की बांह को हिलाने या उसका संतुलन खोने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं उन लोगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता जिन्हें तुमने पहले ही मार दिया है, लेकिन मैं उन लोगों को बचा सकता हूं जो तुम्हारे अगले लक्ष्य बनने वाले थे, एडम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। एजोर वुल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह एडम को रोक नहीं सका। उसे पीछे हटना पड़ा, जिससे उसके तीखे पंजों से बर्फ पर धारियां बन गईं। एडम ने हमला किया और तेजी से एजोर वुल्फ के सिर पर सुई की वर्षा की। संघर्ष। एजोर वुल्फ ने अपने तीखे पंजों से हमले को रोक दिया, जिससे चिंगारियों की बौछारें चारों ओर उड़ने लगीं। संघर्ष, 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 फिर बार बार। हालांकि एडम ने सिर्फ एक हाथ से हमला किया, लेकिन उसकी गति और दूसरी पकड़ ने उसे धीरे धीरे एजोर वुल्फ पर हावी होने में मदद की। राक्षस को एडम के झटकों पर प्रतिक्रिया करने में कठिनाई हो रही थी। कभी कभी वह असफल हो जाता था और हल्की चोटें खा लेता था। एजोर वुल्फ को एहसास हुआ कि आखिरकार कट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, खून बहना तेज हो जाएगा और ऐसी गलती हो जाएगी जिसका एडम जरूर फायदा उठाएगा। एजोर वुल्फ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए राक्षस ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया जो एडम के पास नहीं था। रुआ! प्रधान नीला भेड़िया उग्र रूप से दहाड़ने लगा, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी चीख से भर गया और अन्य नीला भेड़ियों को रुकना पड़ा तथा उन्होंने अपना सिर इस दिशा में घुमाया। क्या बकवास है! युवक, जिसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था, हैरान होकर बुदबुदाया। उसने एजोर वुल्फ से लड़ाई की थी, लेकिन अभी राक्षस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। होश! इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, एजोर वुल्फ तेजी से आगे बढ़ रहा था और एडम के साथ साथ अपने सैकड़ों साथियों की ओर बढ़ रहा था। दर्जनों फैंटम राहत की सांस ले सकते थे, क्योंकि अब उन्हें उन तीखे पंजों और शक्तिशाली जबड़ों का डर नहीं था जो उन्हें चीर कर रख देंगे। हालांकि वे अपने दस्ते के कप्तानों में से एक के भाग्य के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकते थे। एडम, भाग जाओ! ओवन ने चिल्लाकर कहा। वह एडम के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की रक्षा करता था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां बहुत सारे नीले भेड़िए थे, उनके बीच एक भी जगह नहीं थी। वे पूरे स्थान को चूहों के अंतहीन झुंड की तरह भीड़ रहे थे। दूरी पर खड़े फ्रेड की आंखें चमक उठीं और उसने अपना धनुष ऊपर की ओर उठाया, आकाश की ओर निशाना साधा और समूह बाण के लिए ऊर्जा एकत्रित की। बाम! फ्रेड जब तीर छोड़ने वाला था, उससे ठीक एक सेकंड पहले कोई चीज उससे टकराई, जिससे वह एक ओर गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? फ्रेड ने एस्टर को घृणा से घूरते हुए चिल्लाया, जो जानबूझकर उससे टकरा गई थी। मुझे ही तुमसे पूछना चाहिए। तुम अपने तीरों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, है न? उनमें से कुछ शायद एडम को चोट पहुंचाएंगे। तुम राक्षसों के साथ उसे भी उड़ा दोगे, एस्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। फ्रेड के चेहरे पर भयानक भाव उभर आया। बेवकूफ कुतिया, तुमने अभी अभी उसे मार डाला। उसकी गति मेरे अधिकांश तीरों को चकमा देने के लिए पर्याप्त है।
सैकड़ों जंगली भेड़ियों के जबड़ों में चीर दिए जाने से बेहतर है कि मेरे हमलों से कुछ घाव खा लो। तुम्हारे कारण अब यही होगा। एस्टर ने पीछे मुड़कर एडम की तरफ देखा, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने हमेशा की तरह सहज और जल्दबाजी में काम किया, लेकिन इस बार उसे एडम को बचाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ा, बजाय इसके कि वह सब कुछ सही करने की कोशिश करे। उसे चोट पहुंचाओ लेकिन उसे बचाओ, ये सही विकल्प होगा। एडम, भागने की कोशिश करो। अगर तुम ओवन तक पहुंच गए तो वह तुम्हारी रक्षा कर सकता है। सिल्वाना चिल्लाई। उसे एहसास हुआ कि इतने सारे विरोधियों के सामने एडम के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि जब उसकी आवाज़ एडम के ईर्द में गूंजी तो पहला जबड़ा पहले से ही उसके चेहरे के सामने था। एडम के पास यहीं और अभी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुश! एडम ने अपनी मुट्ठी भेड़िए के सिर पर मारी, जिससे उसका सिर जमीन में धंस गया। फिर वह आगे बढ़ा और भेड़िए से टकराकर जितना ऊंचा कूद सकता था उतना ऊपर कूद गया। अगर एडम उड़ सकता तो वह आसानी से सुरक्षित दूरी पर भाग सकता था, लेकिन पंखों के बिना यह असंभव था। इसलिए एडम ने अपनी मौत को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए टाला, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया, भेड़ियों के खुले जबड़े में। चांदी की सुई धागे में बिखर गई और एडम की आंखें चमक उठीं। हवा की धाराएं तेज हो गईं, एडम के चारों ओर घनी हो गईं, मानो वह किसी आने वाले तूफान का केंद्र हो। फिर उसने अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा, हथेलियां अंदर की ओर, जैसे कि कोई अदृश्य गेंद पकड़ रखी हो। ऊर्जा के कण सैकड़ों धागों में बदल गए, जिससे शीघ्र ही एक रजत भंवर बन गया। लेकिन इस बार यह गोला उस समय से कई गुना बड़ा था जब एडम ने निचले वलय के प्रेतों से लड़ाई की थी। अब वह अपने द्वितीय नेक्सस गुण के दूसरे चरण का उपयोग कर रहा था, 2 हाथों और कई गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। मैं एक ही हमले से आर्कटिक कोलोसस को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। एडम ने भेड़ियों पर सिल्वे स्विरल को सीधे फेंकने से पहले कहा। धागे हजारों छोटे ब्लेडों की तरह तेजी से और घातक रूप से घूमते थे, धीरे धीरे अपने मारक क्षेत्र का विस्तार करते हुए, केवल एक ही उद्देश्य के लिए, अधिक से अधिक राक्षसों को मारना, उन्हें टुकड़े टुकड़े करना, ताकि बचने का कोई मौका न बचे, अगली सुबह देखने का मौका न मिले। 1 मिनट से भी कम समय पहले सैकड़ों राक्षस सीधे एडम की ओर दौड़ रहे थे, अपने शिकार की ओर, जो निश्चित रूप से उनके शक्तिशाली जबड़ों और तीखे पंजों से बच नहीं सकता था। हालांकि कुछ ही सेकंड में राक्षस एडम से बचकर भाग निकले, एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा के रूप में, अपनी अप्रतिबंधित हिंसा में विनाशकारी और सर्वव्यापी। हुश! पहले चांदी के धागे एज और वुल्व्स के बीच से गुजरे, उन्हें टुकड़ों में काट दिया, तेजी से खोल दिया और मौत के चक्के की तरह उनके मारक क्षेत्र को बढ़ा दिया। क्या बकवास है! एस्टर अविश्वास में बुदबुदाया। जल्द ही आखिरी सबसे लंबे धागे राक्षसों तक पहुंच गए, किसी भी भेड़िए को जाने नहीं दिया। उनकी पूंछों को काटते हुए धागे उनके गले से होकर गुजरे और तिरछे, बिल्कुल सीधे, उनके सिर के साथ साथ उनके दिमाग और आंखों को आदिम भय से भरते हुए। जमीन भी चांदी के धागों से बच नहीं पाए। उन्होंने बर्फ पर सैकड़ों बेतरतीब कट लगाए, जो धीरे धीरे विचित्र पैटर्न में बदल गए, जहां गाढ़ा काला खून बह रहा था, जो जल्द ही एक नदी में विलीन हो गया। नल! एडम जमीन पर उतर आया और सिल्वर स्विरल गायब हो गया। वह सैकड़ों लाशों के बीच खड़ा था, जिनका एकमात्र कारण वह था। उसकी उंगलियां कांप उठीं और उसके दस्तानों से खून की बूंदें टपकने लगीं, जो इस हमले की कीमत को दर्शाता था। उसके हाथों पर सैकड़ों कटों जैसे अनगिनत घाव थे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा महसूस करना चाहिए। एडम ने फटे हुए राक्षसों को देखते हुए बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ शांत थी, यहाँ तक कि शांत और शांतिपूर्ण भी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, पूर्ण कार्य से। ओवन ने गहरी सांस ली। भाड़ में जाओ, तो यही तो उसका नेक्सस कर सकता है, ये प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि उसके धागों से बचाव करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। ब्राइडा ने गला साफ किया। ये वास्तव में पागलपन है। मेरे विपरीत, एडम का युद्ध क्षेत्र हाथापाई का युद्ध है, फिर भी उसके पास ऐसी विनाशकारी क्षमता है। उसका प्रारंभिक जीन निश्चित रूप से कुछ असाधारण है। फ्रेड जमीन से उठा, शांत भाव से धूल झाड़ दी और एस्टर की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम भाग्यशाली हो कि उसका नेक्सस इतना उपयोगी साबित हुआ, अन्यथा उसकी मौत पूरी तरह से तुम्हारी गलती होती, और तुम मुझे फिर से बाधित करने की हिम्मत मत करना। एस्टर मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि फ्रेड के शब्दों से उसे कोई ठेस नहीं पहुंची। हाँ, मेरा अंतर्ज्ञान मुझे विफल नहीं कर सका। शायद मुझे शुरू से ही आभास हो गया था कि वह अच्छा करेगा, अन्यथा तुम्हें कैसे पता चलता? फ्रेड ने एक भौं उठाए, एक अजीब चेहरे से उसकी ओर देखते हुए, जैसे कह रहा हो, क्या तुम गंभीर हो? एस्टर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। हुश! 2 प्राइम एज और भेड़िए सीधे एडम की ओर दौड़े। उन्हें एहसास हुआ कि अब वह सभी राक्षसों के लिए मुख्य खतरा था। उन्हें उसे मारना था, नहीं तो उसके चांदी के धागों से और राक्षस मर जाएंगे। प्राइम एज और भेड़ियों ने सहज ज्ञान पर काम किया, खतरे से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक थे।
उन्हें एडम तक पहुंचने और उस पर हमला करने में केवल कुछ सेकंड लगे। अपने साथियों के फटे शरीरों पर अपने विशाल पंजे रखकर उन्होंने हमला कर दिया। शिट! एस्टर तेजी से आगे बढ़ी क्योंकि प्राइम मेजर वोल्व्स पहले ही एडम के पास पहुंच चुके थे और अपने पंजे उस पर रख रहे थे। एडम का सिल्वर स्विरल उस प्राइम मेजर वुल्फ को मारने के लिए पर्याप्त था जिससे वह लड़ रहा था। उससे पहले एक और प्राइम मेजर वुल्फ को एस्टर और फ्रेड ने मार दिया था, इसलिए केवल ये 2 प्राइम मेजर वुल्फ ही बचे थे। फ्रेड, ब्रॉयडा और ओवन सतर्क थे। वे एडम की हर संभव मदद करने वाले थे। उन्हें प्राइम मेजर वॉल्व्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था, नहीं तो एडम गंभीर संकट में पड़ जाएगा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी करनी चाहिए थी क्योंकि प्राइम मेजर वोल्व्स पहले से ही हमला कर रहे थे। रुकना! अचानक सिल्वाना की आवाज़ उनके ईयरबड्स में फैल गई। उसे, साथ ही अन्य ऑपरेटरों को, इस तरह की आपात स्थिति के लिए सभी चैनलों तक पहुंच मिल गई। पीछे ही रहो, सिल्वाना ने चिंतित स्वर में जल्दी से कहा। हालांकि वह एडम के लिए नहीं बल्कि उनके लिए चिंतित लग रही थी, जो सभी के लिए बहुत अजीब था क्योंकि यह एडम था जो खतरे में था। खैर, जल्द ही ओवन और उनमें से प्रत्येक को सिल्वाना के अजीब व्यवहार का कारण पता चल गया। वोश! बर्फ के क्रिस्टलों और प्राइम मेजर वुल्व्स के हमलों से उठे ठंडे वाष्प के बादल के बीच से एक चांदी की चमक उठी, जिससे पता चला कि एडम ने अपनी सुई सीधे राक्षस के गले पर फेंकी थी। वह एक साथ 2 शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कर रहा था, लेकिन एडम डर नहीं रहा था क्योंकि उस समय उसकी स्थिति बहुत ही खास थी। उसकी नसें सूजी हुई थीं और उसकी आंखें लाल थीं और उसका ध्यान केवल एक ही चीज़ पर था, लड़ाई। घातक खतरे से पहले एडम ने रेसोनेंस में प्रवेश किया और न केवल अपनी दृष्टि में आने वाले प्रत्येक राक्षस के लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी खतरनाक बन गया। फैंटम या किसी भी शिकारी का मुख्य लक्ष्य अपने शिकार या राक्षस को मारना होता है। अनुनाद के दौरान ये लक्ष्य एक पूर्ण शिखर पर पहुंच जाता है जहां कुछ भी मायने नहीं रखता और केवल संपार्श्विक क्षति होती है। ओह, ऐसा लगता है कि हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तथ्य यह है कि वह एक खतरनाक स्थिति में था जो उसके लिए फ़ायदेमंद था। एस्टर ने एडम की लड़ाई को देखते हुए थोड़ा आश्चर्यचकित भाव से कहा। उन्होंने समय रहते प्राइम मेजर वुल्व्स के हमलों को चकमा दे दिया, बदले में अपनी सुई से उनकी खाल को चीर दिया, जिससे उनके शरीर पर छोटे छोटे घाव हो गए। हुश! कई सफ़ेद तीर एस्टर के कंधों के ऊपर से उड़कर प्राइम मेजर वुल्व्स के पिछले पैरों में जा लगे। एस्टर हैरान होकर पलटी। फ्रेड ने नाक भान से कोड़ी। संभावना है कि अगर मैं उसके बहुत करीब आ गया तो मुझे भी चेहरे पर मुक्का मारा जाएगा, लेकिन उसे दूर से कुछ मदद की ज़रूरत हो सकती है। तुम्हें दूसरे राक्षसों को संभालना चाहिए, या तुम वैसे ही बेकार बने रहना चाहते हो जैसे तुम हो। एस्तेर की आंखें फड़कने लगी क्योंकि उसकी संकुचित आंखों के साथ चेहरे पर एक मासूम लेकिन धमकी भरी मुस्कान उभर आई थी। मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से काट डालता, गलती से, एस्टर ने कांपती आवाज़ में कहा। होश! जवाब में फ्रेड ने कुछ और गोलियां चलाईं, एस्टर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए जैसे कि वह वहाँ थी ही नहीं। हा, वे दोनों एक बेहतरीन जोड़ी बन सकते हैं, आपको क्या लगता है? ओवन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए मुस्कराते हुए कहा। सावधान! किसी ने ओवन की ओर मुड़कर कहा। उसी समय एक विशाल फ्यूरी स्नो इमोट ओवन के पीछे प्रकट हुआ तथा अपने पंजे उसके सिर की ओर उठाए हुए था। बाम! बिना पीछे मुड़े ओवन ने अपनी विशाल ढाल घुमाई और राक्षस को इतनी ताकत से एक तरफ फेंक दिया कि फ्यूरी स्नो इमोट कुछ देर तक संभल नहीं सका। अब तक तो सब ठीक है। एडम के रेजोनेंस में प्रवेश करने से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। हालांकि अब केवल एक समस्या बाकी है। ब्राइडा ने बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र एडम से हटाकर अलेक्सिया पर डाली। कदम कदम कदम! अलेक्सिया आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और अखाड़े में प्रवेश किया, एक खाली क्षेत्र जिसे राक्षसों ने विशेष रूप से उसके और फ्रॉस्ट बीस्ट के लिए मुक्त कर दिया था। कांपना कांपना कांपना! फ्रॉस्ट बीस्ट के प्रत्येक कदम के साथ जमीन पर एक सिहरन फैलती जा रही थी, जो अलेक्सिया के पास आते ही और भी मजबूत होती जा रही थी। अलेक्सिया, वह बहुत ताकतवर है, लेकिन फ्रॉस्ट बीस्ट उसके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिद्वंद्वी है, ओवन ने अलेक्सिया की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां एक दूसरे पर पटक दी, जिससे चिंगारी निकलने लगी। उसी समय उसकी भुजाएं और पैर बर्फ की एक घनी परत से ढक गए, जिसमें तीखे क्रिस्टल एक दिशा में इशारा करते हुए प्रभाव पैदा कर रहे थे। फ्रॉस्ट बीस्ट को हराने के लिए बर्फ का उपयोग करना, छठी रैंक, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एडम के हमले और रेजोनेंस में उसके प्रवेश के बाद लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड की लड़ाई 3 क्षेत्रों में विभाजित हो गई। एस्टर, ब्रॉयडा और ओवन ने दूसरे फैंटम की मदद करते हुए वर्म क्रशर्स, स्नो इमोट्स और हॉन्ट लिज़र्ड से लड़ाई की। उन्हें यह मौका एडम की बदौलत मिला, जो दूसरे जोन में था। उन्हें प्राइम मेजर वॉल्व्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। एडम की मदद करने के लिए सिर्फ फ्रेड ही बचा था। पहले 2 क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी, लगभग कोई हताहत नहीं हुआ था, तथा फैंटम्स भी एडम की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी शक्तियों के चरम पर था।
हालांकि तीसरे क्षेत्र का भविष्य अनिश्चित था। बाम। फ्रॉस्ट बीट ने जमीन पर जोर से पैर पटका। रुककर उसने अलेक्सिया के पैरों और हाथों को देखा, जो बर्फ की ठोस परत से ढके हुए थे, और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अगर अलेक्सिया किसी अग्नि राक्षस या किसी अन्य विशेषता वाले राक्षस से लड़ रही होती, तो उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से सावधान हो जाता। उसकी आत्मविश्वास भरी निगाह और शक्तिशाली आभा से पता चलता था कि अलेक्सिया किसी भी हालत में जीतने वाली थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी फ्रॉस्ट बीस्ट था, जो डेडलैंड्स के बेहद ठंडे क्षेत्र में रहने वाला एक राक्षस था। वह ठंड के प्रति इतना अनुकूल था कि उसे एज्योर वॉल्व्स के विपरीत मोटे फर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी सख्त खाल और शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं ने उसे सबसे क्रूर बर्फानी तूफान से भी बचने की अनुमति दी थी। हालांकि अलेक्सिया इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखी। वह गंभीर भाव से और चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ लड़ने की मुद्रा में आ गई। अलेक्सिया एक जगह पर उछली, जल्दी जल्दी अपने पैरों की स्थिति बदलती रही, आगे पीछे, जैसे कोई पेशेवर मुक्केबाज किसी महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए वार्म अप कर रहा हो। फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपनी चौड़ी जीभ बाहर निकाली, अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और साथ ही अपनी इच्छा भी प्रदर्शित की। चलो पहले शुरू करो, अलेक्सिया चिल्लाए। यह असंभव था कि फ्रॉस्ट बीस्ट उसकी बातें समझ पाता, लेकिन इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। क्रैकल। फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपना सिर जमीन पर झुकाया, अपने लंबे सींगों को घनी बर्फ में घुसा दिया, जिससे वह टूट गई और चमकीली नीली हो गई। अलेक्सिया के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। एक सेकंड बाद संपीड़ित बर्फ की दो धारें उसकी ओर बढ़ीं, जो अपने रास्ते में बर्फ के क्रिस्टलों को काट रही थीं। इसे रोको। नहीं, मुझे सावधानी से काम करना होगा, अलेक्सिया ने एक तरफ उछलने से पहले सोचा। तभी फ्रॉस्ट बीस्ट ने आगे छलांग लगाई और अपनी विशाल पूंछ को ऊपर उठाया, जिसके अंत में एक नुकीला गोला था। फ्रॉस्ट बीस्ट एक शक्तिशाली हमले से अलेक्सिया को जमीन पर गिराने वाला था। हालांकि अलेक्सिया इतनी अनुभवी थी कि उसे पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, बदले में कूदना। होश। फ्रॉस्ट बीस्ट की पूंछ जमीन पर टकराई, जिससे एक सेकंड के लिए वास्तविक भूकंप आया। जमीन बर्फ के टुकड़ों में विभाजित हो गई और निचले इलाकों से ठंडी भाप निकलने लगी। हालांकि फ्रॉस्ट बीस्ट के चेहरे से मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई, क्योंकि अलेक्सिया हमले से ठीक पहले ऊंची छलांग लगा गई थी। हाँ, तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ मुझे चोट पहुंचा सकता है? अलेक्सिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां फ्रॉस्ट बीस्ट के सिर पर मार दीं। उसकी शारीरिक शक्ति प्राइम एज्योर वुल्फ के सिर को उड़ाने के लिए पर्याप्त होती, क्योंकि उसने 2 हाथों का इस्तेमाल किया था और ऊपर से नीचे तक हमला किया था। लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी उस राक्षस से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, जो शीर्ष 10 में भी नहीं था। कांपना, कांपना, कांपना। फ्रॉस्ट बीस्ट के शरीर में एक कंपन फैल गई, जिसने अलेक्सिया के हमले की पूरी गतिज शक्ति को अवशोषित कर लिया। अलेक्सिया की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह इच्छित प्रभाव प्राप्त करने में असमर्थ थी। न केवल फ्रॉस्ट बीस्ट को कोई चोट नहीं लगी, बल्कि राक्षस ने अपना सिर भी नहीं झुकाया। ऐसा लग रहा था कि अलेक्सिया का हमला पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। ओवन, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, भारी भौहें सिकोड़ रहा था। उसने देखा कि कैसे फ्रॉस्ट बीस्ट की खाल ठंड को सोख रही थी। फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपने पंजे बर्फ में गड़ा दिए और तेजी से घूमकर अपनी पूंछ का सिरा अलेक्सिया पर गिराया और उसे एक तरफ फेंक दिया। आखिरी क्षण में अलेक्सिया किसी तरह अवरोध डालने में सफल रही, लेकिन फिर भी उसके दाहिने हाथ से खून बहता रहा, क्योंकि कीलें उसकी त्वचा में घुस गई थीं। भाड़ में जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सख्त होगे, अलेक्सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए खून का थक्का थूक दिया। तभी उसने ऊपर देखा तो उसके पूरे शरीर में सिहरन की एक नई लहर दौड़ गई। ऊर्जा तरंगे फ्रॉस्ट बीस्ट के सींगों के साथ गुजरी, जिससे उनके बीच प्रकाश का एक संकुचित गोला बन गया। हर सेकंड के बीतने के साथ गोला बड़ा होता गया और तब तक बड़ा होता रहा जब तक कि वह विस्फोट नहीं हो गया, जिससे प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली जो सूर्य जितनी चमकीली थी, लेकिन परमाणु रिएक्टर विस्फोट जितनी विनाशकारी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अलेक्सिया घातक किरण से बचते हुए एक तरफ भाग गई। हमले का क्षेत्र काफी चौड़ा था, इसलिए वह आखिरी क्षण में कामयाब रही, लेकिन उसकी सजी धजी पोनीटेल का आधा हिस्सा कट गया। ये खतरनाक था, लेकिन अब मेरे पास जवाबी हमला करने का अवसर है। इतनी शक्तिशाली क्षमता के बाद शायद इसे थोड़े समय के लिए विराम की आवश्यकता है, लेकिन मुझे हमला करने के लिए कोई और जगह चुननी होगी, शायद पेट या गले पर। हाँ, ऐसा ही कुछ, अलेक्सिया ने सोचा, अचानक रुककर फ्रॉस्ट बीस्ट की ओर मुड़ी। नुकीला गोला किसी प्रक्षेप्य की तरह अलेक्सिया के पेट में घुस गया, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और तीव्र दर्द के कारण खून की उल्टी होने लगी। एक क्षण के लिए उसने केवल फ्रॉस्ट बीस्ट की पूंछ को देखने के लिए ऊपर देखा, जो हड्डियों के छल्लों की वजह से कई गुना लंबी हो गई थी, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ कसकर दबाए गए थे और अब उनके बीच एक फोल्डिंग क्लब की तरह बड़ी दूरी थी। इस टक्कर से अलेक्सिया दर्जनों मीटर पीछे चली गई और फ्रॉस्ट बीस्ट तुरंत आगे की ओर भागा। अपने आकार और मांसपेशियों के कारण ये जानवर कुछ ही छलांगों में अलेक्सिया को पकड़ने में सफल रहा। बिल्कुल नहीं, अलेक्सिया ने मन ही मन कहा और अपने सामने एक ब्लॉक खड़ा कर दिया।
बाम, अलेक्सिया पर एक भारी पंजा आया जिससे वह जमीन पर गिर गई। फ्रॉस्ट बीस्ट यहीं नहीं रुका, उसने हमला जारी रखा। अलेक्सिया एक खतरनाक स्थिति में थी क्योंकि वह केवल अपना बचाव कर सकती थी तथा फ्रॉस्ट बीस्ट के हमलों के दबाव के कारण उसे लगातार कुछ क्षति हो रही थी। रो, फ्रॉस्ट बीस्ट ने उग्रता से दहाड़ते हुए अपने पंजे एक साथ जोड़े और उन्हें अलेक्सिया पर गिरा दिया। अलेक्सिया की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसने महसूस किया कि यह हमला उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वह जल्दी से खड़ी हो गई और अंतिम क्षण में वापस उछल पड़ी। हुश! पंजे अलेक्सिया के ठीक सामने से गुजरे तथा आघात तरंग ने उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ठोस बर्फ पर गिर गई। फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपनी असफलता से स्पष्ट रूप से दुखी होकर सूंघते हुए कहा। फिर राक्षस आगे बढ़ा, अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाते हुए और धीरे धीरे जमीन पर लेटी अलेक्सिया की ओर बढ़ा। फैंटम्स को चिंता होने लगी क्योंकि स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। अगर अलेक्सिया इतनी आसानी से अपनी लड़ाई हार गई तो फ्रॉस्ट बीस्ट को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इस समय अलेक्सिया धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी और उसकी उंगलियों से बर्फ पर खून के निशान पड़ गए। उसकी निगाहें शांत थीं, लेकिन गंभीरता के कारण नहीं बल्कि उसकी आंखों में ठंडक के कारण। वह खड़ी हुई, भोर के करीब पहुंचते हुए रात के आसमान की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। खैर, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, वैसे यही तो मैं उम्मीद कर रही थी, अलेक्सिया ने कहा और अपनी पोनीटेल फैला दी। फिर अपने खून से सने हाथों से उसने अपने बालों को पीछे की ओर खिसकाया और उसका चेहरा और हाव भाव पूरी तरह बदल गए। यही मुझे चाहिए, अब मैं तुम्हें फाड़ सकती हूँ और इस प्रक्रिया का पूरा आनंद ले सकती हूँ, अलेक्सिया ने पागल मुस्कान के साथ कहा जब उसके दस्तानों से कठोर बर्फ निकलने लगी, यहाँ तक कि सूरज भी ठंडक महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था कि अलेक्सिया में कुछ गड़बड़ है। वह एक प्यारी लड़की लगती थी जिसकी मुस्कान चमकदार थी और उसकी पोनीटेल मासूम और करीने से सजी हुई थी। हालांकि समय समय पर उसकी भाषा शैली उसके चरित्र से बिल्कुल अलग होती थी। तब हर कोई इसका कारण समझ सकता था क्योंकि यह अलेक्सिया के अजीब स्वभाव के कारण नहीं था, बल्कि उस मुखौटे के कारण था जो उसने उस क्षण तक पहना हुआ था। बाम, अलेक्सिया ने खुद को छाती पर थप्पड़ मारा क्योंकि सारी ठंड उसके शरीर में घुस गई थी, जिससे उसकी त्वचा पहले पूरी तरह से पीली और फिर थोड़ी नीली हो गई थी। उसके बाल चमक उठे और उसकी आंखों का रंग हरे से नीला हो गया। तो कमीने, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे पास ठीक 3 मिनट हैं। अगर तुम टिके रहे तो तुम जीत जाओगे, लेकिन मुझे इस पर शक है, अलेक्सिया ने उत्साहपूर्ण भाव से कहा और फिर जबरदस्त गति से आगे बढ़ गई। उसकी छवि धुंधली हो गई और उसके हर कदम से बर्फ में दरारें पड़ गईं। फ्रॉस्ट बीस्ट की आंखें तेजी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर घूम रही थीं, अलेक्सिया पर नजर रखने की कोशिश कर रही थीं, लगातार अपनी स्थिति बदल रही थीं। तभी उसके दस्तानों पर लगी नलियों से ठंडी भाप निकली और कई धारियां चमक उठीं, मानो उनमें से तरल नाइट्रोजन बह रही हो। चुप हो जाओ, अलेक्सिया ने उस समय चिल्लाते हुए कहा जब उसने खुद को फ्रॉस्ट बीस्ट के ठीक सामने पाया। इससे पहले कि फ्रॉस्ट बीस्ट कुछ समझ पाता, अलेक्सिया की मुट्ठी राक्षस के सिर पर आ गिरी, जिससे एक शक्तिशाली बर्फ का विस्फोट हुआ जिसने उसके चारों ओर की हवा को भी जमा दिया। कांपना, 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 कंपन राक्षस के बड़े शरीर से होकर गुजरा, लेकिन गति ने अंततः फ्रॉस्ट बीस्ट को पीछे की ओर फेंक दिया। ये केवल 1 मीटर था, लेकिन फ्रॉस्ट बीस्ट और अलेक्सिया के आकार को देखते हुए यह एक अविश्वसनीय परिणाम था। हा, क्या यही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकती हो? जाओ, छठी रैंक की ताकत दिखाओ, अलेक्सिया ने बार बार हमला करते हुए मुस्कराते हुए कहा। वह रुकने वाली नहीं थी, लगातार वार कर रही थी, जिससे छोटे छोटे बर्फ के विस्फोट हो रहे थे। जब उसने अपना दूसरा आदेश इस्तेमाल किया और ठंड को अपने शरीर में प्रवाहित किया, तो वह तेज और मजबूत दोनों हो गई, लगभग बिना रेजोनेंस में प्रवेश किए ही रेजोनेंस स्तर तक पहुंच गई। ये सिर्फ उसकी क्षमता थी। हमलों पर बर्फ के विस्फोट उसके पहले नेक्सस गुण का परिणाम थे और कुछ समय तक चलते थे जब तक कि ठंड ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अलेक्सिया के व्यवहार में बदलाव था। वह अधिक आक्रामक हो गई, अपने बचाव के बारे में कम चिंतित हो गई और जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सामान्यतः ये गलत लड़ाई शैली होती, लेकिन ये देखते हुए कि अलेक्सिया कुछ समय के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी, ये सबसे अच्छा विकल्प था। क्रैकल, 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 लगातार मुक्कों से अलेक्सिया की मुट्ठियां फ्रॉस्ट बीस्ट के शरीर से मांस के टुकड़े नोच रही थीं। खून की बूंदें बाहर की ओर बह रही थीं और अलेक्सिया के उग्र चेहरे पर बह रही थीं। बेशक यहाँ तक कि उसके बर्फ के विस्फोट भी फ्रॉस्ट बीस्ट की खाल को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि उसे बस राक्षस के मांस तक पहुंचना था, उसे इस हद तक जमाना था कि वह शरीर से अलग हो जाए। चलो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं बोर हो रही हूँ, अलेक्सिया ने फ्रॉस्ट बीस्ट पर कूदने से पहले कहा। उसने एक हाथ से राक्षस का सींग पकड़ लिया तथा दूसरे हाथ से राक्षस की आंख पकड़ ली।
फिर एक पागल मुस्कान के साथ उसने अपने हाथ की एक तेज गति से फ्रॉस्ट बीस्ट की दाहिनी आंख को निकाल दिया, जिससे उसके शरीर में खून की धारा बह निकली। आर 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 जी 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 हेच। दयनीय दहाड़ सैकड़ों मीटर तक फैली, जिसने न केवल मनुष्यों में बल्कि राक्षसों में भी भय और आतंक पैदा कर दिया। हालांकि ये दहाड़ नहीं थी जो डराने वाली थी, बल्कि उसका कारण था, क्योंकि अगर फ्रॉस्ट बीस्ट दर्द में दहाड़ रहा था तो उसका प्रतिद्वंद्वी उससे भी बड़ा राक्षस था। क्रैकल। अलेक्सिया ने फ्रॉस्ट बीस्ट के सींग को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से उसे तोड़ दिया तथा राक्षस के सिर से खाल और मांस के टुकड़े को भी अलग कर दिया, जिसे नसों और रक्तवाहिकाओं की डोरियों के साथ शरीर से अलग कर दिया गया। हालांकि इस बार फ्रॉस्ट बीस्ट दर्द से नहीं गुर्राया, क्योंकि राक्षस को पहले ही एहसास हो गया था कि जीतने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना होगा। उसी क्षण उसकी मोटी पूंछ पर लगे हड्डी के छल्ले टूटने लगे, जिससे उनके नीचे छिपे बर्फ के क्रिस्टल बाहर आ गए। फिर फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपनी पूंछ को जमीन पर पटक दिया, जिससे दर्जनों नुकीले कांटों वाले क्रिस्टल दिखाई देने लगे। वे बेतरतीब दिशाओं में बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि अलेक्सिया पर तुरंत हमला हो गया। अलेक्सिया की पुतलियां सिकुड़ गईं जब वह हवा में घूमकर पीछे कूदी। कई क्रिस्टल ने उसके बाजू और कंधों पर खरोंचें छोड़ीं, लेकिन कोई भी उसे भेद नहीं सका। वास्तव में अलेक्सिया को ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन आगे क्या? क्या तुम और क्रिस्टल बुलाओगी? मैं उन्हें आसानी से चकमा दे सकती हूँ या नष्ट कर सकती हूँ। अलेक्सिया ने अपना हाथ तेजी से घुमाया और अपनी मुट्ठी से सबसे पास के क्रिस्टल को तोड़ दिया। क्रिस्टल उससे कई गुना बड़ा था, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, लगभग धूल में बदल गया। क्रिस्टल तीखे थे, लेकिन काफी नाजुक भी थे। बम बम बम। फ्रॉस्ट बीस्ट ने अपनी विशाल पूंछ से जमीन पर धक्के मारना शुरू कर दिया। हालांकि कोई नया क्रिस्टल नहीं दिखाई दिया, हालांकि अलेक्सिया इसके लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि फ्रॉस्ट बीस्ट वास्तव में क्या कर रहा था। शिट! अलेक्सिया ने अपनी ओर बढ़ रहे राक्षसों की लहरों को देखते हुए बड़बड़ाया। वे लगभग सभी राक्षस थे जिनसे लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड लड़ रहा था। हर बार जब फ्रॉस्ट बीस्ट की पूंछ जमीन से टकराती थी तो इससे कंपन पैदा होता था, जो ज्यादा से ज्यादा राक्षसों को आकर्षित करता था। इसके अलावा जब कंपन से नीली तरंगें राक्षसों से होकर गुजरती थीं, तो वे थोड़े ज्यादा मजबूत और तेज हो जाते थे और शक्ति के अगले चरण में आगे बढ़ते थे। अलेक्सिया शक्तिशाली थी, लेकिन यदि उसे एक साथ सैकड़ों राक्षसों से लड़ना पड़े तो उसे भी समस्या होगी। समस्या ये भी नहीं थी कि वह असफल हो सकती है। नहीं, वह निश्चित रूप से जितने आवश्यक हो उतने स्नो इमोट्स, हॉन्ट लिजर्ड्स और एजियोर वुल्फ्स को मार देगी। हालांकि ऐसा करने में वह अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करेगी, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद उसके दूसरे आदेश के प्रभाव फीके पड़ने लगेंगे। फिर उसके पास फ्रॉस्ट बीस्ट को हराने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। खैर, जब तक वह रेजोनेंस में प्रवेश नहीं करती, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। फैंटम उसकी मदद करने वाले थे, लेकिन जल्द ही वे रुक गए, क्योंकि हवा की धाराएं उन तक भी पहुंच रही थीं और ठंड बहुत ज्यादा थी। यह एक असामान्य ठंड थी और ऊर्जा से भरी हुई थी, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे फैंटम सामान्य मनुष्यों की तरह जमने लगे थे। क्या आपने मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया है? ठीक है, तो मैं अभी और यहीं सबको मार डालूंगी। अलेक्सिया ने अपनी हथेलियों को सीधा रखते हुए अपनी कलाइयों को एक दूसरे के खिलाफ रखते हुए कहा। तभी उसके दस्तानों की सभी रेखाएं चमक उठीं और घनी बर्फ नलियों से बहकर उसकी कलाइयों के अंदरूनी अंतराल से बाहर आने लगी। बर्फीली भाप एक छोटे से वलय में बदल गई, लेकिन यह एक पाले से ढके तारे के समान ठंडी थी, जिससे तापमान न्यूनतम स्तर पर आ गया। पूर्ण शून्य, अलेक्सिया ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर लिया, जिससे वलय फैल गया और एक शॉकवेव की तरह सैकड़ों मीटर तक फैल गया। एक ही पल में हर राक्षस बर्फ की मूर्ति में बदल गया, मानो उनके लिए समय रुक गया हो, और फ्रॉस्ट बीस्ट कोई अपवाद नहीं था। उसके सिर में खुले घाव के माध्यम से उसका मस्तिष्क जम गया, जिससे वह अनंत अंधकार, ठंड और अकेलेपन में डूब गया। लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड के प्रेत जमे हुए राक्षसों को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया या संग्रहालय में आ गए हों, क्योंकि राक्षस अभी भी जीवित दिख रहे थे, हालांकि वे कुछ सेकंड के लिए पहले ही मर चुके थे। अलेक्सिया अपने घुटनों पर गिर गई, जबकि उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। उसने अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल किया, जिसमें उसका नेक्सस भी शामिल था। अलेक्सिया की शारीरिक शक्ति को देखते हुए यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह थोड़े समय के ब्रेक के बाद भी लड़ सकती थी। हालांकि वह निश्चित रूप से अगले कुछ घंटों तक अपने नेक्सस का उपयोग नहीं कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्डर, यही उसकी सीमा थी। मैं सफल रही। अच्छा हुआ मैंने छठी रैंक को मार गिराया। धिक्कार है, ये शीर्ष 5 में से कोई नहीं था। फिर यह एक अलग स्तर होता, चीजें अलग होती। अलेक्सिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर दौड़ाए और प्रेतों और राक्षसों को देखा। वास्तव में फ्रॉस्ट बीस्ट ने अधिकांश राक्षसों को यहां बुलाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था।
उस स्थिति में राक्षस एक जगह एकत्र हो गए, जिससे अलेक्सिया को एब्सोल्यूट जीरो से उन्हें मारने का मौका मिला। इस प्रकार वे प्रेत जो मरने या घायल होने के लिए नियत थे, इस दुर्भाग्यपूर्ण मार्ग से बचने में सक्षम थे। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में दुश्मन की हरकतें भी मुक्ति का कारण बन सकती हैं। खैर, या यह एक खास दुश्मन की हताशा के साथ साथ मूर्खता थी। हाँ, एक कारण है कि वह हमारी नेता बनी। मुझे उस पर कभी संदेह नहीं हुआ। ओवन ने अपनी ढाल पर झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी दाहिनी आंख के ऊपर खूनी घाव था। उसके चेहरे के एक हिस्से पर खून बह रहा था, लेकिन कुल मिलाकर वह ठीक था। बाकी लोग भी ठीक थे। टस्क, मैं अभी वार्म अप करना शुरू ही कर रही थी। ये खत्म हो गया है न? एस्टर ने चारों ओर देखते हुए कहा। फ्रेड ने अपना कॉलर उठाया, अपने चेहरे का कुछ हिस्सा छुपाया और एस्टर के कंधे को छुआ। आउच! एस्टर चीखी, जैसे उसके शरीर में तेज दर्द दौड़ गया हो। बेवकूफ़ हो तुम। कुछ और मिनट और लगे तो तुम्हें इतने घाव लग जाएंगे कि तुम खुद से हिल भी नहीं पाओगे, फ्रेड ने ठंडे स्वर में कहा। एस्टर ने कड़वी मुस्कान के साथ एक घुटने पर बैठ गई। हाँ, तुम सही हो, लेकिन हमें चिंता करने की कोई और बात नहीं है। एस्टर ने क्षितिज की ओर देखा। चांद एक अंधेरे गोले से छिपा हुआ पहले से ही क्षितिज रेखा के करीब पहुंच रहा था। ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ था। चांद के पूरी तरह से गायब होने में अभी भी 1 घंटे से थोड़ा कम समय था। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी राक्षसों को निश्चित रूप से हरा दिया था। वैसे अलेक्सिया ने फ्रॉस्ट बीस्ट को संभाला, लेकिन उसके बारे में क्या? एस्टर ने उत्तर की ओर देखते हुए बुदबुदाया। काले बालों और नीली आंखों वाले एक युवक से भाप की धाराएं निकल रही थीं। उसका शरीर खून से लथपथ था और चांदी की सुई धीरे धीरे कई धागों में फैल गई। एडम के पैरों के पास प्राइम एजियोर वुल्व्स की 2 बड़ी लाशें पड़ी थीं, जो फटी हुई और कटी हुई थीं। एडम ने प्राइम एजियोर वुल्व्स को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल किया, इसलिए उसने एक सटीक हमले से जीतने का लक्ष्य नहीं बनाया। अंत में प्राइम एजियोर वुल्व्स ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें मरने से पहले मांस की चक्की में फंसा दिया गया हो। हार्वेस्टर्स को उनसे कुछ सामग्री निकालने के लिए कुछ गंभीर काम करना होगा। एडम, तुमने अच्छा किया। तुम पहले ही अपने आप को पार कर चुके हो और ऐसा लगता है कि लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड के रूप में तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तुम हम सब की तरह आराम कर सकते हो, सिल्वाना ने अपनी आवाज़ में थोड़ी खुशी के साथ कहा, जिसे वह छिपा नहीं सकी। एडम ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी। क्या ये पहले ही खत्म हो चुका है? लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एडम ने अपने शरीर की ओर देखते हुए कहा। हालांकि वह पहले ही एजियोर प्राइम वॉल्व्स को हरा चुका था, फिर भी वह अभी तक रेजोनेंस से बाहर नहीं आया था। उसकी नसें सूजी हुई थीं और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसकी सहज प्रवृत्ति और उसकी सभी इंद्रियां अपने चरम पर थीं, और ऐसा लग रहा था कि यह तब से भी अधिक था जब उसने प्राइम एजियोर वॉल्व्स से लड़ाई की थी। मुझे और चाहिए, एडम फुसफुसाया, एक बच्चे की तरह जिसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया हो, अचानक और बिना बदले जाने की संभावना के। प्रेत संतुष्ट चेहरों के साथ चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ था। पिछले 2 घंटों में उनके पास आराम करने और बात करने का एक पल भी नहीं था। अरे, अलेक्सिया अपनी शक्ति से कमाल की है। क्या तुमने देखा कि उसने फ्रॉस्ट बीस्ट के साथ क्या किया? यह पागलपन है, युवक ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा। उसके दोस्त ने सिर हिलाया। हाँ, एक मजबूत नेता का होना महत्वपूर्ण है। आखिरकार ग्रहण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज रणनीति या रणनीति नहीं है, बल्कि शुद्ध शक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि अन्य दस्ते कैसे काम कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा लगता है कि हम पहले ही समाप्त हो चुके हैं। हा। अरे, यह क्या है? वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ राइट नॉर्थ स्क्वाड को होना चाहिए था, जो कि बेस्टियन के उत्तरी द्वार की रक्षा भी कर रहा था, केवल दूसरी तरफ। क्या बकवास है। नीली फ्लैश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती थी, हर बार कई फैंटम को मारती थी। राइट नॉर्थ स्क्वाड बहुत दूर था, इसलिए उन्हें इसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन एक ठोस कारण था कि लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड के फैंटम इसे विस्तार से देख सकते थे। राइट नॉर्थ स्क्वाड के फैंटम उनकी ओर दौड़ रहे थे, डरे हुए चेहरों के साथ। इसके अलावा राइट नॉर्थ स्क्वाड के साथ 2 और K0 स्क्वाड भी उनकी ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि रहस्यमय राक्षस उनका पीछा कर रहा था। मदद करना! एक प्रेत डर के मारे चीख उठा, फिर एक नीली चमक ने उसे चीर दिया, हड्डियां और मांस के टुकड़े बाहर निकल आए। फिर यही हशरत दूसरे प्रेत और फिर तीसरे का हुआ। अलेक्सिया की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राइट नॉर्थ स्क्वाड के खिलाफ एक राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वे अपने मिशन में विफल हो गए। इसके अलावा वे भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि राक्षस उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही अलेक्सिया और लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड के अन्य फैंटम्स ये देखने में सक्षम हो गए कि नीली फ्लैश के पीछे कौन था। यह एक मानवरूपी प्राणी था, जिसकी लंबाई 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी।
राक्षस का शरीर गहरे ठंडे धातु के हल्के कवच से ढका हुआ था, जिसमें कई बड़ी टाइलें और विशाल प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं। इससे अच्छी सुरक्षा के साथ विशेष गतिशीलता मिलती थी। राक्षस के हाथों में बर्फ की 2 पट्टियां थीं, जो ठंडी भाप छोड़ रही थीं और मानव रक्त की मोटी परत से ढकी हुई थीं। राक्षस के सिर पर सैकड़ों छोटे नीले क्रिस्टल असली बालों का प्रभाव पैदा कर रहे थे, जबकि राक्षस की नीली आंखें लगातार घूम रही थीं, एक नए शिकार की तलाश में। राक्षस का चेहरा आंखों के स्तर तक विभिन्न पैटर्न और रून वाले एक धातु के मुखौटे से छिपा हुआ था, जैसे कि एक मुहर एक भयावह सार को छुपाती है। यह एक नॉर्थ कीपर, एक क्राउन टाइप राक्षस था और सबसे मजबूत बैंगनी खतरा स्तर के राक्षसों में 4वां रैंक रखता था। अलेक्सिया की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह जमीन से उठी, अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार। 4थी रैंक, यही तो सब कुछ है। मैं थक गई हूं, लेकिन मैं अभी भी लड़ सकती हूं। मुझे लड़ना ही होगा, अलेक्सिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। बाम! जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, कोई चीज उसके बाईं ओर आए और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह लक्ष्य थी, बल्कि ऐसा था कि वह रास्ते में थी और किसी ने उसे एक तरफ फेंक देने का निर्णय लिया था। गिरने से पहले अलेक्सिया ने अपनी बाईं ओर देखा। उसकी आंखें एडम को देखकर फैल गईं, जो उत्सुक चेहरे के साथ केवल एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, उत्तरी रक्षक के पास तेजी से पहुंचना। अलेक्सिया ने एडम की सूजी हुई नसों और लाल आंखों को देखा, जिससे उसके अंदर आक्रोश पैदा हो गया। वह रेजोनेंस में शामिल हो गया। लेकिन मैं भी यही चाहता हूं। मैं लड़ना चाहता हूं। वैश्विक स्तर पर फैंटम्स के कई अलग अलग विश्व दृष्टिकोण थे। कुछ लोग मनुष्यों और फैंटम्स के बीच समानता में विश्वास करते थे, जैसे कि एजोर लॉर्ड्स, या कुछ अधिक कट्टरपंथी जैसे कि क्रिम्सन पाथ। फिर भी अपनी विचारधारा के बावजूद फैंटम अपनी प्रकृति का विरोध नहीं कर सके। तर्क और राजनीति एक तरफ थे, लेकिन आंतरिक इच्छाएं बिल्कुल दूसरी तरफ थीं। चीजें प्रेत से प्रेत तक भिन्न होती हैं, लेकिन कई मजबूत प्रेत अक्सर राक्षसों से लड़ने का शुद्ध आनंद अनुभव करते हैं। सच है, राक्षस के साथ हर लड़ाई खतरनाक थी और मौत का कारण बन सकती थी, खासकर मजबूत राक्षसों के खिलाफ। हालांकि फैंटम के पास खतरनाक स्थितियों में खुशी महसूस करने के 2 ठोस कारण थे, भले ही वे खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल हों, और कोई भी गलती उनकी मौत का कारण बन सकती थी। राक्षसों को हराने में फैंटम्स को वही खुशी महसूस हुई जो आम लोगों को तब महसूस होती है जब उन्हें कोई सफलता मिलती है, चाहे वह काम पर कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिश्ता हो, या सफलतापूर्वक उत्तीर्ण परीक्षा हो। दूसरा कारण ये था कि फैंटम्स शिकारी थे। वे जितना अधिक लड़ते, उतना ही उनमें शिकारीपन का स्वाद बढ़ता जाता। ऐसा लग रहा था कि यह प्रभाव अनंत ऊंचाइयों तक बढ़ सकता है। हर राक्षस के मारे जाने और खून बहने से उनमें और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने की इच्छा पैदा होगी। इस प्रकार जब तक फैंटम में ताकत थी, वह अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ लड़ सकता था, और रेजोनेंस इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जिससे फैंटम के दिमाग में केवल एक ही चीज रह गई, उसका अगला लक्ष्य। होश! खतरनाक राक्षस के अलावा कुछ भी सोचे बिना एडम आगे बढ़ा और अपनी सुई सीधे नॉर्थ कीपर पर गिरा दी। एक ही झटके में नॉर्थ कीपर एक तरफ उछल गया और उसके सामने लगी चांदी की सुई छूट गई। हालांकि कुछ ही समय में एडम ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसकी सुई की नोक तेजी से नॉर्थ कीपर के सिर की ओर बढ़ रही थी। नॉर्थ कीपर की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने हाथ बढ़ाया और 1K0 फैंटम को अपनी ओर खींचा, जो उनसे आगे निकल गया और जितना संभव हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहा था। गति इतनी अधिक थी कि एडम समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और अंततः उसकी सुई फैंटम के कंधे में गहराई तक घुस गई तथा मांस और हड्डियों को चीरती हुई निकल गई। आर्गघा! युवक दर्द से चिल्लाया, उसके पूरे शरीर में पीड़ा की तेज लहरें फैल गईं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। K0 फैंटम, जो अभी तक एक युवा था, अब उसकी सुई उसके हमले के कारण दर्द से चीख रहा था। क्रैकल! एडम ने युवक की बांह पकड़ ली और उसे तेजी से एक तरफ फेंक दिया, जिससे अन्य फैंटमों को भी चोट लगी, जो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। दूर हो जाओ! अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पर वार हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ! एडम चिल्लाया और फिर अचानक पलटकर नॉर्थ कीपर को लात मार दी। नॉर्थ कीपर ने एक पल में ही उसे रोक दिया, उसके ब्लेड को पार कर दिया और एडम की किक की ताकत को काफी कम कर दिया। हालांकि प्रभाव ने उसे कुछ मीटर पीछे फेंक दिया, जिससे वह हवा में उछल गया। आदम तुरंत उसके पीछे चला गया। अगर यह स्थिति कुछ मिशन पहले हुई होती तो एडम को इस तथ्य के कारण कुछ समय के लिए लकवा मार जाता कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया था। नॉर्थ कीपर ने निश्चित रूप से इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे घायल कर दिया होगा या मार भी दिया होगा। हालांकि अब एडम के पास इतना अनुभव और धैर्य था कि उसे एहसास हो गया कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं करना चाहिए। हर सेकंड जब वह नॉर्थ कीपर पर हमला करने से पहले हिचकिचाता तो राक्षस एक फैंटम को मार देता। इस प्रकार एक घायल K0 फैंटम एक नगण्य लागत थी। हालांकि एडम सिर्फ तार्किक पक्ष से काम नहीं कर रहा था। उसका मुख्य लक्ष्य नॉर्थ कीपर को मारना था, न कि फैंटम को बचाना। इसलिए
अभी उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट और अविनाशी थीं। कदम कदम कदम, एडम तेजी से नॉर्थ कीपर की ओर भागा, राक्षस पर हमला करने का इरादा रखते हुए। नॉर्थ कीपर की बर्फ की ब्लेडों पर एक तेज चमक दौड़ गई, जिससे खतरा पैदा हो गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ कीपर अपने अगले हमले में एडम को 4 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार था। एडम के नॉर्थ कीपर तक पहुंचने में अभी कुछ सेकंड बाकी थे, लेकिन एडम के उसके करीब पहुंचने से पहले ही नॉर्थ कीपर को अपनी पीठ पर एक शक्तिशाली ठंडक महसूस हुई। तभी नॉर्थ कीपर ने तेजी से मुड़कर अलेक्सिया की आंखों में देखा। उसकी मुट्ठी पहले से ही हमला करने के लिए उठी हुई थी, वह ठंडी भाप छोड़ रही थी और उसकी त्वचा थोड़ी नीली थी और बाल चमक रहे थे। एडम ने उसे एक तरफ फेंक दिया था, लेकिन अब अपनी सूजी हुई नसों और लाल आंखों के साथ अलेक्सिया लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह रेजोनेंस में प्रवेश कर चुकी थी। वह लड़ने के लिए उत्सुक थी और उसके जीन ने उसकी इच्छा के अनुरूप प्रतिक्रिया दी, जिससे वह यथासंभव मजबूत बन सकी। बाम! अलेक्सिया की मुट्ठी नॉर्थ कीपर के जबड़े पर इतनी जोर से पड़ी कि फ्रॉस्ट बीस्ट का सिर निश्चित रूप से फट जाएगा। वोश! नॉर्थ कीपर दर्जनों मीटर तक उड़ा, बर्फ के क्रिस्टलों से टकराया और अंततः बर्फ के विशाल ढेर में जा फंसा, जिससे विस्फोट के कारण ऊंची लहरें उठने लगीं। एडम और अलेक्सिया एक पल के लिए रुके। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हल्के से मुस्कुराए। वे एक दूसरे को ध्यान से देखते रहे तथा अपनी आंखों, बालों, मुंह, गर्दन और स्तनों के साथ साथ सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते रहे, जो जल्द ही उनकी साझा सांसों में झलकने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उनके दिल भी एक ही तरह से धड़कने लगे थे ताकि तालमेल को अधिकतम किया जा सके। उनके जीन एक ही अवस्था में थे, एक ही उद्देश्य के लिए, और इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता था। एडम कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, बर्फ के ढेर से एक नीली चमक निकली और तुरंत उनके स्तर पर पहुंच गई। एडम और अलेक्सिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब नॉर्थ कीपर की बाहें उनकी ओर बढ़ीं। एक ही झटके में नॉर्थ कीपर ने उनके सिर को मजबूती से पकड़ लिया और उनके माथे को जबरदस्त बल से एक दूसरे से टकराने दिया। चारों ओर हड्डियां टूटने जैसी एक कर्कश आवाज फैल गई, जिससे एडम और अलेक्सिया एक क्षण के लिए बेहोश हो गए। कमीने! अलेक्सिया ने चिल्लाते हुए नॉर्थ कीपर का हाथ पकड़ लिया और उसे तेजी से खींचा। एडम ने तुरंत प्रतिक्रिया की, ये समझते हुए कि अलेक्सिया क्या करने वाली थी। उसने नॉर्थ कीपर का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राक्षस की भुजाओं को अपनी पूरी ताकत से अलग अलग दिशाओं में खींचा। शायद न तो एडम और न ही अलेक्सिया अब अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे, खासकर नेक्सस, लेकिन इससे उनकी शारीरिक शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। वे थके हुए थे, लेकिन रेजोनेंस के प्रभाव उन्हें कुछ समय के लिए पिछली लड़ाइयों की थकावट को भूलने के लिए पर्याप्त थे। नॉर्थ कीपर की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसका मांस फटने लगा और खून भी बहने लगा। कुछ और सेकंड और वह अपने विरोधियों को कम आंकने के बाद वास्तव में 2 हाथों के बिना रह सकता था। खैर, वास्तव में यह अभी भी एक बड़ा सवाल था कि कौन किसे कम आंक रहा था। कदम! नॉर्थ कीपर ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी पूरी ताकत से अपने हाथों को हिलाने लगा। हालांकि अलेक्सिया और एडम ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, लेकिन इससे नॉर्थ कीपर नहीं रुका। तभी नॉर्थ कीपर की हथेलियां एक दूसरे से टकराईं, साथ ही एडम और अलेक्सिया की हथेलियां भी आपस में टकराईं। पीछे पीछे नॉर्थ कीपर ने अपनी बाहें घुमाईं, एडम और अलेक्सिया को एक तरफ फेंक दिया, सीधे दूरी पर तीखे क्रिस्टल की ओर। ओवन ने लड़ाई को देखते हुए अपनी ढाल पर एक नज़र डाली। अरे वाह! किसी तरह मुझे शुरू से ही लग रहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, ओवन ने मन ही मन कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी ढाल हल्की सी कांपने लगी और शक्तिशाली ऊर्जा से भरने वाली थी। ये सब एडम और अलेक्सिया को इस ग्रहण में उनकी अंतिम लड़ाई जीतने में मदद करने के लिए था। उत्तरी रक्षक द्वारा पीछा किए गए प्रेत राक्षस द्वारा एडम और अलेक्सिया से लड़ाई को भयभीत होकर देखते रहे। उनमें से कुछ लोग इतने अनुभवी थे कि वे समझ गए कि ये तीनों कितने मजबूत हैं, जबकि नए लोग पूरी तरह से हैरान थे, इतना कि उन्हें कोई मदद भी करने वाला था। चलो, अगर हम सब एक साथ हमला करेंगे तो हम उसे मार देंगे। हमें पहले की तरह भागना नहीं चाहिए, इस तरह तो हम बूचड़खाने में सुअरों की तरह काट दिए जाएंगे। वे K0 फैंटम्स थे, बहुत अनुभवी नहीं, लेकिन सक्रिय और उत्साही। हालांकि इस मामले में ये साधारण मूर्खता ही थी जो उन्हें केवल मौत की ओर ले जाएगी। ठहर जाओ! एस्टर ने इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि सभी दस्ते उनकी ओर आ रहे थे। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, या तो नॉर्थ कीपर तुम्हें मार देगा या वे दोनों। तुम कुछ नहीं कर सकते अभी, तुम सिर्फ एक मामूली क्षति हो। फैंटम एस्टेर पर विश्वास करने को तैयार थे। आखिरकार कई लोगों ने देखा था कि एडम ने क्या किया था, लेकिन साथ ही वे अपने साथियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे समझ गए थे कि एडम ने ऐसा क्यों किया था, उसके पास एक वैध कारण था। वोश! नॉर्थ कीपर ने तेज क्रिस्टलों की बौछार की और अपने ब्लेडों से अलेक्सिया की ओर निशाना साधा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने नॉर्थ कीपर के ब्लेड को पूरी तरह से चकमा दे दिया था, जो उसके चेहरे के करीब आया था, जिससे उसके गाल पर एक पतला घाव हो गया था।
फिर उसने तेजी से हमला किया, लेकिन नॉर्थ कीपर ने उसे रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। अलेक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी सुरक्षा को तोड़ दूंगी। उसने अपनी कलाई तेजी से घुमाए और आगे बढ़ी, जिससे एक ऐसा वेग पैदा हुआ कि नॉर्थ कीपर पीछे की ओर फैंटम्स की ओर फेंक दिया गया। वे अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था। एडम को अंदर ही अंदर यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि न तो वह और न ही अलेक्सिया रुकने वाले थे। हुश! अलेक्सिया उत्तरी रक्षक का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, फिर से हमला करने का इरादा रखते हुए, और यह असंभव था कि उत्तरी रक्षक उसके वार को रोकने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, नॉर्थ कीपर ने उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर खींच लिया। युवक ने अलेक्सिया को अपने सामने देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि वह रुक जाएगी, लेकिन उसे रोकने के लिए बुरा लगा। क्रैकल! अलेक्सिया की मुट्ठी युवक की छाती में घुस गई, उसके मांस को चीरती हुई तेजी से नॉर्थ कीपर के पेट तक पहुंच गई, जिससे उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं। युवक ने अविश्वास से अलेक्सिया को देखा। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अलेक्सिया ने वास्तव में ऐसा किया है। आगे बढ़ने से पहले अलेक्सिया ने उस पर केवल एक ठंडी नज़र डाली, बिना किसी पछतावे या अपराध बोध के। ये के-0 फैंटम्स को घबरा देने के लिए काफ़ी था। वे जितनी जल्दी हो सके भाग गए, क्योंकि वे अलेक्सिया का अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे। दर्जनों लोग पश्चिम की ओर भागे, तो कुछ लोग पूर्व की ओर चले गए और शीघ्रता से उसके साथी के साथ मिल गए। आखिरकार हम ही यहाँ बचे हैं, एडम ने शांति से कहा और दूसरी बार अपनी सुई नीचे खींची। हाँ, अलेक्सिया ने उसी समय हमला करते हुए कहा। नॉर्थ कीपर अब अपने बचाव के लिए अन्य फैंटम्स का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए अब केवल उनकी महारत ही सब कुछ तय करती थी। हर सेकंड एडम और अलेक्सिया हमला कर रहे थे। एडम के हमले धीमे थे, लेकिन दूसरी पकड़ की वजह से ज्यादा मजबूत और सटीक थे, जबकि अलेक्सिया नॉर्थ कीपर पर लगातार वार कर रही थी। नॉर्थ कीपर के पास अपने कवच के अलावा कोई विशेष सुरक्षा नहीं थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उसकी हरकतों को प्रतिबंधित किए बिना उसे तेज बनाना था। वह केवल अपने ब्लेड, प्रतिक्रिया और गति पर भरोसा कर सकता था, और अब तक ये पर्याप्त से अधिक था। बकवास, बकवास, बकवास! वह कितना ताकतवर है! अलेक्सिया ने मन ही मन चिल्लाया, जबकि उसकी आंखों के सामने चिंगारियां फूट पड़ीं। नॉर्थ कीपर के हाथ हर गुजरते सेकंड के साथ और भी तेज होते जा रहे थे। हालांकि एडम और अलेक्सिया रेजोनेंस की बदौलत एकदम सही समय पर हमला कर रहे थे, लेकिन नॉर्थ कीपर उनसे ज्यादा तेज था। उसके लिए अपने आइस ब्लेड से उनके हमलों को रोकना और कभी कभी उनके शरीर पर कट लगाकर पलटवार करना भी मुश्किल नहीं था। ओवन ब्राइडा ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, मुझे बस तैयार होना था। उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए मुझे सही समय का इंतजार करना पड़ा। ओवन ने अपने नेक्सस का इस्तेमाल करने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ढाल मोटी नीली ऊर्जा से ढकी हुई थी, जो ज्वाला की तरह सक्रिय रूप से जल रही थी। फिर उसने अपनी ढाल को ऊपर उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। सारी ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। उसी क्षण आकाश से स्वर्गीय आशीर्वाद की तरह नीली किरणें एडम और अलेक्सिया पर गिरीं, जिससे उनकी छाती पर नीले, नुकीले क्रॉस बन गए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ओवन फुसफुसाया और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। एडम और अलेक्सिया को ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल महसूस हुआ। वे तेज और मजबूत हो गए और उनकी थकान गायब हो गई। हालांकि ये प्रभाव केवल कुछ मिनटों तक ही रहता था, फिर वे पहले से भी बदतर महसूस करने लगते थे। हमें लड़ाई यहीं और अभी खत्म कर देनी चाहिए, एडम और अलेक्सिया ने एक साथ सोचा। जल्द ही नॉर्थ कीपर एडम और अलेक्सिया से आने वाले दबाव को झेल नहीं पाया। तब न तो चंद्रमा की स्थिति, न ही भोर की शुरुआत और न ही उनके संचालकों के शब्दों का कोई महत्व था। सब कुछ ही सेकंड में तय हो गया, इतनी तेजी से कि उन तीनों के अलावा कोई भी स्थिति को समझ नहीं सका। वोश! उसी समय फ्रेड, जो दूर खड़ा था, एक शक्तिशाली तीर चलाने की तैयारी करने लगा। उसका हाथ अपनी सीमा तक फैला हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ा ऊर्जा तीर था। ये तीर उन सभी तीरों से अलग था जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे। एडम और अलेक्सिया ने फ्रेड पर एक त्वरित नज़र डाली और समझ गए कि उन्हें क्या करना है। फिर एडम आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से नॉर्थ कीपर पर अपनी सुई गिरा दी, जिससे उसे अपने बचाव के लिए 2 तलवारों का उपयोग करना पड़ा। अलेक्सिया ने तुरंत इसका फायदा उठाया। वह नॉर्थ कीपर के पास पहुंची और उसे नीचे गिरा दिया तथा उसके पैर को पकड़कर उसे ऊपर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जल्द ही सफ़ेद तीर नॉर्थ कीपर के करीब आ गया और उसके चेहरे के ठीक सामने जाकर रुका। फ्रेड मुस्कुराया, एक और सेकंड और वह चौथे रैंक के राक्षस को मार देगा। क्रैकल! बिना किसी हिचकिचाहट के नॉर्थ कीपर ने फ्रेड के तीर को पकड़ लिया और उसे प्रक्षेप्य की तरह कसकर पकड़ लिया। कोई रास्ता नहीं, फ्रेड अविश्वास में कांप उठा।
अगली सांस के साथ नॉर्थ कीपर ने फ्रेड के तीर को निकटतम फैंटम समूह पर फेंका, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ और 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। हुश! एडम अलेक्सिया के कंधों से उछला और इतना ऊंचा उछला कि उसकी सुई उत्तरी रक्षक की गर्दन में सटीक रूप से घुस गई। नॉर्थ कीपर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने ब्लेड घुमाए एडम को काटने के लिए, लेकिन एडम ने बस सेकंड ऑर्डर का इस्तेमाल किया, चांदी के पंजे बुलाए और अपने हाथ से ब्लेड से बचाव किया। यह एक हमले के लिए पर्याप्त से अधिक था। उसी क्षण अलेक्सिया उसके पीछे कूद पड़ी, लेकिन वह हमला नहीं करने वाली थी क्योंकि उनका समय समाप्त हो रहा था। चटक चटक! अलेक्सिया ने नॉर्थ कीपर के पैरों को घुटनों पर कसकर पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत से उसकी बाजुओं को नीचे खींच लिया, जबकि एडम ने अपनी सुई को ऊपर की ओर घुमाया। नॉर्थ कीपर का सिर और शरीर का निचला हिस्सा टूट गया, जिससे उसके अंदरूनी अंग बाहर निकल आए और चारों ओर खून की नदी बहने लगी। बाम! एडम और अलेक्सिया जमीन पर गिर पड़े, रेंगते हुए ऊपर की ओर बढ़े और अपनी आखिरी ताकत के साथ एक दूसरे की पीठ पर झुक गए। वे भारी सांस ले रहे थे, बस शून्य में, और कभी कभी 3 टुकड़ों में फटे उत्तरी रक्षक को घूर रहे थे। आप जानते हैं, हम एक बहुत अच्छी जोड़ी बनाते हैं। अलेक्सिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बीच में ही बात काट दी। वे धीरे धीरे रेजोनेंस से बाहर निकल रहे थे, उनका मिशन पूरा हो चुका था। इसके अलावा ओवन का बफ भी खत्म हो चुका था, इसलिए यह असंभव था कि वे कम से कम जल्द ही अपने पैरों पर वापस खड़े हो पाएं। हाँ, ये बुरा नहीं था। ये थोड़ा शर्म की बात है कि मैं अकेले 4th रैंक को नहीं हरा सका, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ऐसा नहीं कर सकता था। एडम ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर रुकने के बाद अलेक्सिया खांसी और पूछा, एडम, हम दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन जीन, और सबसे महत्वपूर्ण पावर जीन, हम में से केवल एक ही प्राप्त कर पाएगा। अलेक्सिया एडम से इतनी कीमती चीज छोड़ने की मांग करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यह उचित करना था। आखिरकार उन दोनों ने जीतने के लिए प्रयास किया था। ले लो! एडम ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त जीन है जो मुझे चाहिए। आखिरकार मैंने 3 प्राइम एज और भेड़ियों को मार दिया है, लेकिन पावर जीन सिर्फ विकास के लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले साधारण जीन नहीं हैं। पावर जीन वास्तव में आपको ज्यादा मजबूत बनाएगा, अलेक्सिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। एडम ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। नहीं, मेरे पास पहले से ही पावर जीन है। नॉर्थ कीपर निश्चित रूप से उस क्राउन मॉन्स्टर से अधिक शक्तिशाली था जिसे मैंने मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जीन का उपयोग कर पाऊंगा, तुम्हारी तरह। तुम बर्फ का उपयोग करते हो, है ना? अलेक्सिया ने सिर हिलाया। जरूर, मेरे पास पहले से ही एक पावर जीन है, लेकिन यह मेरे लिए ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा उपयुक्त है। धन्यवाद, मैं किसी दिन आपको पैसे जरूर लौटा दूंगा। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उसने बस युद्ध के मैदान पर नजर डाली। कुछ ही मिनटों में भोर होने वाली थी, क्योंकि चांद एक काले गोले से ढका हुआ क्षितिज पर लगभग गायब हो रहा था। थोड़ा और समय बचा था, एडम का पहला ग्रहण समाप्त हो गया था। ये शर्म की बात है कि ऐसा हुआ, एडम फुसफुसाया, अलेक्सिया के प्रहार से छाती में एक बड़े छेद के साथ मृत युवक को घूरते हुए। अलेक्सिया ने एडम की ओर कड़ी नजर से देखा। तुम्हें लगता है मैं एक राक्षस हूं? एडम ने अपना सिर हिलाया और हल्के काले आकाश की ओर देखा, जो भोर के आने से एक हल्की परत में बदल रहा था। अगर यह मेरी यात्रा की शुरुआत में हुआ होता तो मैं तुमसे नफरत करता। हालांकि उसके साथ साथ अन्य लोगों के पास भागने का पर्याप्त अवसर था। इसके अलावा एस्टर और ऑपरेटरों ने भी उन्हें बताया था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे लगता है कि यह सामान्य है, लेकिन मुझे एहसास है कि कभी कभी कोई विकल्प नहीं होता है। अलेक्सिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसने बस गहरी नज़र से सिर हिलाया। रेजोनेंस के दौरान उसकी भावनाएं भी प्रभावित हुई थीं। अब वह जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में फिर से सोच रही थी। कांपना, कांपना, कांपना। अचानक कहीं से एक जबरदस्त दबाव आया जिससे फैंटम सांस लेना भूल गए। फिर एडम और अलेक्सिया के सामने 10 मीटर की दूरी पर जमीन से 6 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। राक्षस का शरीर एक दुष्ट आत्मा की तरह एक बिंदु से शुरू हुआ, धीरे धीरे ऊपर की ओर चौड़ा होता गया, जिसमें जगह जगह मोटा मांस और लोहे की प्लेटें थीं। राक्षस के 2 लंबे पंजे थे, जमीन से ऊपर मंडराते समय उसके पैर नहीं थे, और एक विशाल भयानक जबड़ा था जिसमें दांत निकले हुए थे। उस क्षण आसन मृत्यु की सभी ध्वनियां गायब हो गईं, क्योंकि प्रत्येक प्रेत को तुरंत एहसास हो गया कि यह राक्षस बैंगनी खतरे के स्तर से कहीं अधिक ऊंचा था। न तो एडम, न ही अलेक्सिया और न ही उनके दस्ते का कोई अन्य सदस्य इस राक्षस को नुकसान पहुंचा सका जो कि एक्लिप्स के अंत में प्रकट हुआ था। एडम ने पलकें झपकाईं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक आदमी उनके और राक्षस के बीच में प्रकट हुआ, जो राक्षस की ओर पीट करके खड़ा था। उस आदमी के घने काले बाल, गहरी आंखें और शांत भाव था। एक लंबा काला कोट उसके मांसल शरीर और चौड़े कंधों को ढक रहा था। सर्दियों के कपड़े पहनने वाले अन्य फैंटमों के विपरीत उसने वही पहना जो वह चाहता था, न कि जो जरूरी था। अरे, लगता है कि आप कुछ अप्रत्याशित समस्याओं में फंस गए हैं, है न?
उस आदमी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। सावधान, एडम चिल्लाया जब राक्षस ने अपना पंजा आदमी की ओर बढ़ाया। एक ही पल में राक्षस के पंजे उस आदमी तक पहुंच गए और उसके कंधे को छू गए। एक तेज चमक पंजों से नीचे की ओर गई, जो उस आदमी को चीरने ही वाली थी। बहरहाल वह आदमी बस आगे बढ़ गया, अपने हाथ जेबों में डाले हुए, जैसे वह टहलने निकला हो। उसी क्षण राक्षस का शरीर सूजने लगा, जैसे किसी भयानक संक्रमण के कारण मांस फूल गया हो, और फिर वह फट गया तथा पीछे केवल काले मांस के कुछ टुकड़े रह गए। ओह, तो तुमने नॉर्थ कीपर को हरा दिया। आदमी ने अपना सिर झुकाया, सोच विचार कर अपनी ठोड़ी को रगड़ा और राक्षस की लाश को देखा। आदमी ने कुछ बार सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों इस ग्रहण में खुद को साबित करोगे, और मैं गलत नहीं था। एडम, तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमने एलिमेंटल सर्किल से गुजरते समय काफी जोखिम उठाया था। मैं तुम्हें फिर से ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, आदमी ने लापरवाही से कहा। वह कौन है? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया। सिल्वाना ने मानो उसके विचार पढ़ लिए हों, कहा, यह एडन हेज है, जो कि बेस्टियन रेडॉन का संरक्षक है। वह इस बेस्टियन और आसपास के क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली प्रेत है। जाहिर है वह ग्रहण के दौरान सभी दस्तों पर नजर रख रहा है, आपात स्थिति में मदद करने के लिए, सिल्वाना ने जल्दी से कहा। एडम की आंखें एहसास से भर गईं और एडन ने ये देखा। ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो गया है, और मेरा भी। मेरे घर की रक्षा करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम चाहो तो वापस आ जाओ, एडन ने शांति से कहा, और फिर एडम और अलेक्सिया की आंखों के सामने से गायब हो गया। एडम और अलेक्सिया ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और माथे टकराते हुए बेहोश हो गए। ... ग्रहण समाप्त हो चुका था। सूरज की पहली किरणें हर प्रेत के लिए सबसे स्वागत योग्य चीज थीं। उनमें से किसी ने भी पहले कभी सूरज की रोशनी देखने की इतनी इच्छा नहीं की थी। कई लोग मारे गए, कई और घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। हजारों राक्षस मारे गए, और लाखों बेस्टियन निवासी किसी भी अन्य दिन की तरह मन की शांति के साथ जाग सकते थे। निश्चित रूप से सभी नागरिक ये नहीं समझ पाए कि ग्रहण के दौरान फैंटम्स को क्या क्या सहना पड़ा, लेकिन जो लोग फैंटम्स के करीब थे उनके लिए यह बात स्पष्ट थी। गढ़ के सभी द्वार खुल गए और सैकड़ों ट्रक और हेलीकॉप्टर सहायता के लिए उड़ गए। सेना और डॉक्टरों को फैंटम्स को तत्काल चिकित्सा उपचार देना पड़ा, और हार्वेस्टर्स को अपनी सीधी ड्यूटी शुरू करनी पड़ी। उन्हें राक्षसों को टुकड़ों में काटना पड़ा, क्योंकि वहां सामग्री प्रचुर मात्रा में थी। प्रत्येक ग्रहण जितना उत्सवपूर्ण था, उतना ही दुखद भी था। एक ही रात में गढ़ और बस्तियों को राक्षसों से उतनी ही सामग्री मिलेगी जितनी सैकड़ों मिशनों से मिलती है, हालांकि अधिक संभावना है कि इससे भी अधिक। निश्चित रूप से कुछ राक्षस इतने अधिक क्षतिग्रस्त हो गए थे कि वे उपयोगी नहीं रह गए, लेकिन ये केवल एक छोटा सा अंश था। क्रैकल, एडन ने उत्तरी दीवार पर खड़े होकर चॉकलेट बार का एक टुकड़ा खाया। उसकी नज़र एडम और अलेक्सिया पर गई, जिन्हें स्ट्रेचर पर हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था, फिर दूसरे फैंटम पर। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं, या इस बार राक्षस बहुत ज्यादा थे? क्लारा, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने कठोर दृष्टि से बुदबुदाया। एडन ने सिर हिलाया। हाँ, यह मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार के वन स्क्वाड पर टॉप 5 राक्षसों ने कब हमला किया था। एडन ने तीखी नज़र से बात जारी रखी। ठीक है, शायद इसीलिए ग्रहण कम होते जा रहे हैं। हमें बेहतर तैयारी करनी होगी, अन्यथा और अधिक हताहत होंगे। खिड़की से आती हुई सूरज की कोमल किरणें एडम के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह भौहें सिकोड़कर मुड़ गया, क्योंकि वह जागना नहीं चाहता था। नींद इतनी मीठी और सुखद थी कि उसे छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। हालांकि सूरज की किरणें उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। जल्द ही उन्होंने उसकी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले एडम ने देखा कि सिल्वाना पास बैठी हुई, शांत चेहरे के साथ अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रही थी। फिर उसने अपनी नज़र बाईं ओर घुमाई और अलेक्सिया को देखा। उसके विपरीत वह कुछ समय से जाग रही थी, और अभी वह अभ्यास कर रही थी। फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ। अलेक्सिया ने गंभीर मुद्रा में मुक्केबाजी करते हुए हवा में मुक्के मारे। मुक्कों की एक श्रृंखला पूरी करने के बाद अलेक्सिया ने अपने आधे शरीर पर पट्टी बंधी होने के बावजूद तुरंत कुछ पुशअप किए। ठीक है, मुझे कुछ नाश्ता चाहिए, अलेक्सिया ने मांग करते हुए कहा, और उस युवक की ओर मुड़ी जो उसके बिस्तर के पास बैठा था और सिल्वाना की तरह ही खड़ा था। उस युवक के पीछे तक लंबे नीले बाल थे, चेहरे की विशेषताएं उत्तम थीं, तथा गहरी नीली आंखें थीं जो समुद्र की तरह शांत थीं। अलेक्सिया के स्वभाव और उसकी भयानक निगाहों को देखते हुए उन दोनों में से यह युवक ज्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। ज्यादातर लड़कियां उसकी नज़रों का विरोध नहीं कर पातीं। जरूर, मैंने हमेशा की तरह सब कुछ तैयार कर लिया है, लुइस ने ओनिगिरी और बड़े मीटबॉल से भरा एक कंटेनर निकालने से पहले कहा। ये 5वां ऐसा कंटेनर था। उसके पीछे खिड़की के पास 4 और खाली कंटेनर रखे हुए थे। अलेक्सिया लुइस के पास गई और उसने उसे अपने कांटे से खाना खिलाया। उसके चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान थी।
ऐसा लग रहा था कि अलेक्सिया को इस तरह से व्यवहार किए जाने की बहुत पहले से आदत थी, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और वह बस अभ्यास में लग गई। ओह एडम, क्या तुम जाग रहे हो? अलेक्सिया ने बुदबुदाते हुए कहा और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। एडम ने हैरान होकर अपने सिर के पीछे खुजलाया। हाँ, हालांकि मैं थोड़ी देर और सोना पसंद करूंगा। एडम ने सूर्य की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त नींद नहीं ली है। सिल्वाना ने उसकी ओर घूर कर देखा। एडम, क्या तुम्हें पता है कि यह इक्लिप्स का दिन नहीं है ना? तुम और अलेक्सिया पूरे 3 दिन तक सोते रहे और अलेक्सिया कुछ घंटे पहले ही जागी है। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। फिर सिल्वाना ने अपने पसंदीदा भोजन मांस और झींगा के तैयार कंटेनर दिखाए। एडम शायद कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन वह इतना भूखा था कि जब उसने मांस का स्वादिष्ट टुकड़ा देखा तो वह तुरंत सब कुछ भूल गया। ... अपने मुंह से सॉस पोंछते हुए एडम आखिरकार संतुष्ट होकर अपने होश में आया। एडम को खिलाने में सिल्वाना को कई सविंग लगे। तो आप अलेक्सिया के ऑपरेटर हैं, है ना? एडम ने लुइस को थोड़ा हैरान होकर देखते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष ऑपरेटर को देखा था। हालांकि इससे पहले उसने सिर्फ एक ऑपरेटर को देखा था, जोला ओरेन का ऑपरेटर, लेकिन वर्चुअल जोन में और फिर एक संयुक्त मिशन में उनका आमना सामना हुआ था। लुई ने अपना एक पैर दूसरे पर रखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपने पहले मिशन पर अलेक्सिया ने इतने सारे राक्षसों को मार डाला कि उसने व्यावहारिक रूप से सब कुछ अकेले ही किया। मिशन विभाग और सेना ने इसे नोटिस किया, इसलिए मैं उस दिन से उस पागल बच्चे पर नजर रख रहा हूं। अरे, तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हो। और मुझे प्यास भी लग रही है, अलेक्सिया ने सख्ती से कहा। वह लुई की बात से स्पष्ट रूप से नाखुश थी। लुई ने सिर हिलाया और कंटेनर से 4 चीजें निकाली, कॉफी और कड़वी चॉकलेट, साथ ही चॉकलेट मिल्क और हैवी क्रीम वाला एक्लेयर। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या चुनोगे। ऐसा लगता है कि तुम बहुत परिपक्व हो गए हो। तो तुम क्या चुनोगे? लुई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था कि जवाब क्या होगा। अलेक्सिया ने अपनी नज़रें ज़मीन पर टिकाईं, अपनी मुट्ठियां भींची और दूध और एक्लेयर लिया। वह बिस्तर पर बैठ गई और अपने गालों को फुलाकर ट्यूब के जरिए दूध पीने लगी। लुई ने कंधे उचकाए और चॉकलेट बार खोलते हुए डबल एस्प्रेसो का एक घूंट लिया। एडम ने इस जोड़ी को उत्सुकता से देखा। लुइस को अलेक्सिया की परवाह थी, क्योंकि भले ही वह उसे चिढ़ाता था, लेकिन वह हर समय यहाँ रहता था और अलेक्सिया के लिए खाना और पसंदीदा मिठाइयाँ तैयार करता था। वह ऑपरेटर के साथ साथ उसके साथी के रूप में अपने काम को जानता था, जो सही समय पर उसका मजाक उड़ा सकता था या उसे खुश कर सकता था। अरे एडम, लुई ने उससे कहा। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आप घर से हैं, है ना? मेरा मतलब है, आप बेस्टियन रेडॉन में नहीं रहते हैं, लुइस ने पूछा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, जब मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा तो मैं घर में वापस आ जाऊंगा। मेरे सामने चुनौतीपूर्ण मिशन है, लेकिन मैं पहले घर जाना चाहता हूँ। लुई मुस्कुराया। तो हम करते हैं। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। क्या आप बेस्टियन रेडॉन में नहीं रहते हैं? लुई ने कंधे उचकाए। हाँ, लेकिन हम कुछ समय पहले गढ़ में चले गए। वहाँ अधिक अवसर, मिशन और सहयोगी हैं। हम केवल ग्रहण के लिए बेस्टियन रेडॉन में वापस आए क्योंकि सेना ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। एडम की आंखें अलेक्सिया की ओर देखते ही चौड़ी हो गईं, जो उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर रही थी। वह अपनी मिठाई का आनंद ले रही थी। क्या उसे जानबूझकर बुलाया गया था? हालांकि एडम ने सोचा, क्योंकि उसे एलिमेंटल सर्किल के बाद शौव में हुई स्थिति याद आ गई थी। तब क्लारा उसके पास प्रस्ताव लेकर आई थी। मेरे साथ भी यही हुआ था। इसके अलावा एडन हेज, वह जानता था कि मेरा नाम क्या है, इसलिए प्रमुख फैंटम पर कड़ी नजर रखी जाती है ना? खैर, यह कोई रहस्य नहीं था कि सेना, मिशन विभाग और सरकार लगातार फैंटम की प्रगति पर नजर रख रहे थे, दोनों दस्तों और व्यक्तिगत रूप से। मिशनों के जोखिम को कम करना और संसाधनों को विभाजित करना महत्वपूर्ण था। सरकार ने शक्ति स्तर के आधार पर भेदभाव से बचने की कोशिश की, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जो लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सक्षम थे, वे अधिक राक्षसों को मार सकते थे और इस प्रकार अधिक सहयोगियों और साधारण लोगों को बचा सकते थे। हालांकि अगर कोई इस वजह से बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, तो ये सरकार की समस्या नहीं है। उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि फैंटम जितना संभव हो सके उतना प्रभावी हो, सक्षम लोगों को आगे बढ़ाना और कमजोर लोगों को भूल जाना। सिल्वाना, अब हमारे पास यहाँ कोई काम नहीं है ना? मेरा मतलब है, मैं तो पहले ही निकल जाना चाहता था, लेकिन अचानक मुझे एक्लिप्स में शामिल होना पड़ा। एडम ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी भी समय लड़ाकू विमान मंगवा सकती हूँ, बस मुझे बता देना, सिल्वाना ने शांति से जवाब दिया, अपनी बाहें छाती पर रखकर। चलो साथ साथ उड़ते हैं, लुई ने सुझाव दिया। एडम ने अपनी भौं ऊपर उठाई और अलेक्सिया की तरफ देखा। उसने अपना एक्लेयर खत्म किया, खाली दूध लुइस को फेंका और खड़ी हो गई। लुइस ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया, बिना कुछ कहे।
मैं सहमत हूँ। मैं जल्द से जल्द घर में वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पसंदीदा कार्यक्रम आ रहा है। अलेक्सिया ने एडम की ओर देखते हुए ऊर्जावान ढंग से कहा। एडम ने केवल अपना सिर झुकाया। अब से 3 दिन बाद एक स्कारलेट लाइट मेला होगा फर्स्ट रिंग में, सबसे बड़ा चौक जहां हजारों लोग होंगे और विभिन्न गतिविधियां होंगी। आम लोग और प्रेत दोनों वहां जा रहे हैं। सिल्वाना ने जल्दी से समझाया, यह महसूस करते हुए कि एडम को इसके बारे में पता नहीं था। स्कारलेट लाइट मेला, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बच्चे की तरह खुशी भरी मुस्कान उभर आई। दिलचस्प लगता है। एडम के लिए यह पहली बार होगा कि वह इस तरह के आयोजन में भाग ले। उसका पहला अवसर। एडम और अलेक्सिया उस लड़ाकू विमान के टेक ऑफ पैड की ओर बढ़े जो कुछ समय से उनका इंतजार कर रहा था। सिल्वाना और लुइस उनके साथ साथ चलते थे, वफादार सहायकों और रहस्यमय रक्षकों के रूप में जिनका एकमात्र उद्देश्य उनके फैंटम की सहायता करना था। वे शहर से बाहर सीधे टेक ऑफ पैड तक लिफ्ट ले सकते थे, लेकिन अलेक्सिया ने दीवारों के साथ साथ चलने का फैसला किया क्योंकि उसे लंबे समय के लिए बेस्टियन रेडॉन छोड़ने से पहले कुछ और काम करना था। हमें वहां गए हुए कुछ दिन हो गए हैं, है न? अलेक्सिया ने उत्तरी गेट के सामने बड़े बड़े खून के धब्बों को देखते हुए बुदबुदाया। हार्वेस्टर्स ने पहले ही सभी राक्षसों के साथ साथ उनसे सामग्री भी ले ली थी, लेकिन खून अभी भी वाष्पित नहीं हुआ था। पूरे क्षेत्र में बर्फ के क्रिस्टल और लाल रंग के बर्फ के थक्के उड़ाने के लिए हवा को थोड़ा और समय चाहिए था। हालांकि कुछ राक्षसों के लिए अन्य राक्षसों का खून एक योग्य जीविका थी। हमेशा की तरह मैला ढोने वाले लोग थे और जीवित रहने के लिए हर चीज का उपयोग करने का एक तरीका ढूंढ लिया। इस क्रूर दुनिया में सभी तरीके अच्छे थे, क्योंकि अगर आप पहले से ही मर चुके थे तो मजबूत बनना असंभव था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। अचानक एक व्यक्ति जो कि सैन्यकर्मी था उनके पास आया और कमर पर हाथ रखकर झुक गया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अलेक्सिया ने असमंजस में भौहें उठाईं। नहीं, मेरा नाम मिस्क है। मैं बस आपके द्वारा किए गए काम के लिए अपना असीम आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उन सैनिकों में से एक था जिन्होंने लेजर टर्रेट्स को निशाना बनाकर आपकी यूनिट की मदद करने की कोशिश की थी। मिस्क ने जोरदार तरीके से कहा और अपने द्वारा कहे गए हर शब्द को जोर से बोला। अलेक्सिया ने सिर हिलाया। धन्यवाद, हमने भी आपकी तरह अपना काम किया। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी दीवारें मानवता की रक्षा इन जमीनों पर मजबूती से खड़ी रहेंगी। मिस्क खुशी से मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी को अपनी छाती में दबा लिया। एक सैन्य व्यक्ति के रूप में उसे अलेक्सिया से प्रशंसा प्राप्त करने का सम्मान मिला, जो सबसे मजबूत के वन फैंटम में से एक थी। अलेक्सिया ने सिर हिलाया और दूसरों के साथ आगे बढ़ गई। समय समय पर अन्य सैन्यकर्मी उनके पास आते थे, उनमें से कुछ एडम को संबोधित करते थे। वह लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड का नेता नहीं था, लेकिन उसने इतने बेहतरीन काम किए कि सेना उसे लंबे समय तक याद रखेगी। कभी कभी एडम लुइस की ओर देखता, जो अब अस्पताल में उसके व्यवहार से बहुत अलग व्यवहार कर रहा था। अजनबियों के सामने वह अलेक्सिया की अनुमति के बिना एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह उसके पीछे एक नौकर की तरह खड़ा था, दोनों हाथों से उसके नेक्सस के साथ काले केस को पकड़े हुए। हालांकि कभी कभी उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ जाती थी, जिससे पता चलता था कि वह जानता था कि कहां और कैसे कार्य करना है। कदम कदम कदम। जल्द ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए जहां एडम और सिल्वाना को अपने एक पुराने परिचित से मिलना था। लैंग ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर अपने लड़ाकू विमान के सहारे झुककर खड़े हुए थे तथा अपने चेहरे का आधा हिस्सा अपनी टोपी से ढका हुआ था। ओह, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, लैंग ने अपने पूर्व यात्रियों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस बार तो तुम आज़ाद निकले, है न? एडम मुस्कुराया और हल्की मुस्कान के साथ लैंग को घूरने लगा। लैंग ने कंधे उचका दिए। हम पायलट किसी विशेष फैंटम से आदेश की उम्मीद नहीं कर सकते। फैंटम की तुलना में लड़ाकू विमानों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमें समय पर और शीघ्रता से तथा कुशलतापूर्वक कार्य करना होगा। एडम ने सिर हिलाया। फैंटम की तुलना में सैन्य कर्मियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, साथ ही अन्य विभागीय कर्मचारियों की संख्या भी अधिक थी, लेकिन फैंटम गढ़ में सबसे दुर्लभ व्यवसाय नहीं थे। लड़ाकू पायलट या लोहार उतने नहीं थे, लेकिन सरकार उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वे एक साथ कई फैंटम के साथ काम करते थे और एक दिन में कई ऑर्डर पूरे कर सकते थे, इसलिए उनकी कम संख्या महत्वपूर्ण नहीं थी। ठीक है, घर जाने का समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई हम पर हमला नहीं करेगा, लैंग ने लड़ाकू विमान में चढ़ते हुए उत्साह से कहा। एडम ने अलेक्सिया की ओर एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा। उसे डेमियन के शब्द याद आ गए कि प्राकृतिक रूप से जन्मे प्रेत सामान्य मनुष्यों और कृत्रिम रूप से जन्मे प्रेत की तुलना में भाग्य और दुर्भाग्य को अधिक मजबूती से आकर्षित करते हैं। पिछली बार केवल उसका ही शिकार उन पर बड़ी चोंच वाले टोरो द्वारा हमला करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। वापसी की तैयारियों के दौरान एडम को यह पता लगाने के कई मौके मिले कि अलेक्सिया भी उसकी तरह ही एक नेचुरल बॉर्न फैंटम थी। ये भी काफी संभव था कि उनके दस्ते के कप्तानों में से एक भी ऐसी ही स्थिति में था, लेकिन इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
उस स्थिति में राक्षसों में उन पर हमला करने की तीव्र इच्छा होगी। इस प्रकार एडम पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था, अपने योद्धा की फिर से रक्षा करने के लिए। हम सच में, एडम ने खिड़की से बाहर घर की ओर देखते हुए कहा। कुछ और मिनट और वे लैंडिंग पैड पर होंगे, उनकी यात्रा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। एडम को पूरा भरोसा था कि उन्हें दर्जनों राक्षसों से लड़ना होगा, क्योंकि उनके जीन बड़ी संख्या में शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित करेंगे। अंत में उन्हें एक भी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। कारण ये था कि एडम ने डेमियन की बातों को गलत समझा, या यूं कहें कि उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ एक ही पहलू पर केंद्रित कर दिया, असफलता। यह एक दोधारी तलवार थी जिसका दूसरा पहलू भी सामने था, किस्मत। दरअसल ये स्पष्टीकरण में आसानी के लिए एक विकृत अवधारणा थी। ये तथ्य कि एक ही समय में एक ही फाइटर में दो नेचुरल बॉर्न फैंटम थे, राक्षसों को उन पर हमला करने से हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। ये दोधारी तलवार के भाग्य का एक प्रकार का प्रतिनिधित्व था। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उन पर एक विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षस द्वारा हमला किया जा सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनके जीन केवल संभावनाओं को बढ़ा रहे थे, भविष्य को निर्धारित नहीं कर रहे थे। हम आखिरकार यहाँ आ गए, अलेक्सिया ने चमकती आंखों के साथ अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा। मुझे बेस्टियन रेडॉन बहुत पसंद है, यह मेरा घर है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है। अलेक्सिया ने थ्री रिंग्स के चारों ओर हजारों सड़कों और उनमें रहने वाले लाखों लोगों पर नजर डालते हुए कहा। एडम को अजीब लगा। अलेक्सिया के विपरीत वह गढ़ में पैदा हुआ था, न कि गढ़ में, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश समय में उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वह अलेक्सिया की तरह एक बाहरी व्यक्ति था जो अभी अभी एक नए जीवन की आदत डाल रहा था। स्लम्स थ्री रिंग्स से बहुत अलग थे, बेस्टियन की तुलना में सिटाडेल से बहुत ज्यादा। बेस्टियन सिटाडेल का एक छोटा संस्करण था, जबकि स्लम्स सभ्यता के ठीक बगल में एक अभिशाप थे। वैसे एडम, तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम अब तक किसी संगठन में शामिल हो गए होंगे, है ना? निश्चित रूप से यह बिग थ्री में से कोई होगा, है ना? अलेक्सिया ने सच्ची जिज्ञासा के साथ पूछा। बिग थ्री, एडम ने असमंजस में बड़बड़ाया। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रही थी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एडम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे हाल ही में इसके बारे में विस्तार से पता चला। मैंने निश्चित रूप से अभी तक फैसला नहीं किया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कभी कोई चुनाव कर पाऊंगा या नहीं। एडम ने अपना हाथ हिलाया। अलेक्सिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह उसके करीब आ गई, उसे गौर से देखा और धूर्तता से मुस्कुराए। चलो, अपनी शक्ति और अनुभव के आधार पर आपने अपनी राय रखने के लिए काफी कुछ देखा है। इस बारे में क्या ख्याल है? बस मुझे बताएं कि बिग थ्री में से आप निश्चित रूप से किससे नहीं जुड़ेंगे। अलेक्सिया मजाकिया अंदाज में बोल रही थी, इसलिए एडम ने जवाब देने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन आप मुझसे और कुछ नहीं सुनेंगे। मैं एज और लोड्स में शामिल नहीं हो रहा हूं। समानता तो फैंटम में भी नहीं हो सकती, आम लोगों में तो बिल्कुल नहीं। ये बात मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, एडम ने ठंडे स्वर में कहा, यह दिखाते हुए कि यह अंतिम स्थिति थी।